सोचिए कि एक ऐसा देश है जहां पिछले 30 सालों में करीब 33 बार सरकारें गिरी हैं। बाप रे, मतलब हर साल एक नई सरकार। बिल्कुल। और दशकों से बस वही चंद दिग्गज नेता और कुछ पुरानी पार्टियां ही पूरा सिस्टम चला रही थीं। फिर अचानक एकदम से एक 35 साल का अंडरग्राउंड रैपर जो पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है हाँ। और हमेशा सिस्टम के खिलाफ विद्रोही गाने गाता रहा है, हाँ। वो सीधे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है। और सिर्फ बैठता नहीं है, बल्कि रातों रात चुनाव में एक ऐसा भूचाल लाता है जो उन सभी पुरानी पार्टियों का पूरी तरह से सफाया कर देता है। मतलब ये सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना, लेकिन ये हमारे ही पड़ोस में नेपाल की आज की हकीकत है। एक ऐसी घटना जिसने राजनीति विज्ञान के सारे पुराने नियमों को ही पलट कर रख दिया है। एकदम सही कहा। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में या पहले इस डीप डाइव में हम इसी चौंकाने वाले सत्ता परिवर्तन की तह तक जाएंगे। हमारे सामने न्यूज़ आर्टिकल्स, राजनीतिक आकलनों और रिसर्च रिपोर्ट्स का एक पूरा स्टैक रखा है। काफी सारा डेटा है आज। बहुत सारा डेटा है। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे सड़कों पर हुए प्रदर्शनों ने इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था को उखाड़ फेंका। और जो बालिन शाह के नेतृत्व वाली इस नई सरकार के पहले 30 दिनों के आक्रामक फैसले हैं, उनका असल मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब सितंबर 2025 के आसपास। हम्म। उस समय जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, हम्म। उनकी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। उन्होंने सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया। शायद सूचनाओं को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, तर्क तो यही था, लेकिन इसका एकदम उल्टा असर हुआ। जो जेनजेड पीढ़ी है, जो आज के युवा हैं, वो पहले से ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और इस आर्थिक ठहराव से बहुत निराश थे। उनके लिए ये बैन ना बारूद में चिंगारी का काम कर गया। और वो सड़कों पर उतर आए। बिल्कुल, युवा सड़कों पर आ गए। और रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि ये कोई आम शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं थे। मतलब भारी हिंसा हुई, सरकारी इमारतों को जला दिया गया और जो सबसे दुखद बात है, इसमें 77 लोगों की मौत हो गई। हाँ, वो बहुत भयावह स्थिति थी। इसी भारी दबाव के चलते केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी, जिनका एक ही काम था, हालात को शांत करना और चुनाव करवाना। सही कहा। और उसी अंतरिम सरकार ने फिर मार्च 2026 में नए चुनाव करवाए और यहीं से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी का ऐसा उदय हुआ जिसकी मतलब किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब सोचिए, 275 सीटों वाली संसद में आरएसपी ने 182 सीटें जीत लीं। 182? ये तो लगभग 2/3 बहुमत हो गया। बिल्कुल, एक तरफा जीत। और बालेन शाह ने खुद जो दिग्गज नेता हैं केपी शर्मा ओली, उनको उनके इगण में भारी अंतर से हरा दिया। यहाँ पर एक एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। मतलब नेपाल का राजनीतिक इतिहास अगर हम देखें, तो वो हमेशा से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या कह लें कि जातियों और क्षेत्रों के आधार पर बटा रहा है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि एक शहरी बैकग्राउंड वाला इंसान, जिसका मुख्य हथियार उसके रैप गाने हैं, वो पूरे देश में कैसे जीत सकता है? बहुत दिलचस्प सवाल है। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि हमारे स्रोतों में विश्लेषक तुला नारायण शाह का जो आकलन है, वो इसका जवाब देता है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? उनका मानना है कि ये चुनाव नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मतलब देश अब इस पहचान की राजनीति से बहुत आगे निकल चुका है। कैसे? उदाहरण के लिए मध्य प्रांत को ले लीजिए। वहां हमेशा से एक क्षेत्रीय और जातीय आधार पर वोट पड़ते थे ना, लेकिन वहां भी आरएसपी ने भारी जीत हासिल की। ओह, मतलब कास्ट फैक्टर काम नहीं आया? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो हाशिए पर रहे समुदाय हैं, अब उनके लिए जाति से ज्यादा गवर्नेंस, रोजगार और एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, ये सब मुख्य धारा के मुद्दे बन गए हैं। लोगों ने बालेन शाह में एक ऐसा नेता देखा जो मतलब इन सब से ऊपर उठकर बात कर रहा था। हाँ, जो जाति विभाजन से ऊपर उठकर ये वादा कर रहा था कि संघीय ढांचे का असली लाभ उनके घरों तक पहुंचेगा। इसको अगर एक बिजनेस एनालॉजी से समझा जाए, तो ये बिल्कुल किसी नए टेक स्टार्टअप की तरह है। मतलब जब कोई नया टेक स्टार्टअप
नई और तेज तकनीक लेकर बाजार में आता है, दो पुरानी कंपनियों को एकदम वो दशकों पुरानी लेगेसी कॉर्पोरेशंस के धीमे बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देता है। आउटडेटेड कर देता है। बहुत सही तुलना की है। और बालिन शाह का बैकग्राउंड भी यहाँ बहुत अहम है। वो सिर्फ एक रैपर नहीं है, वो काठमांडू के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं और साथ ही एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हैं। हाँ, ये बात बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। बिल्कुल। 2020 में उनका गाना आया था बलिदान, और फिर 2025 के प्रदर्शनों के दौरान नेपाल हसे को, ये तो युवाओं का एंथम ही बन गया था। तो एक इंजीनियर का दिमाग जो सिस्टम की खामियों को गणितीय तरीके से देखता है, और एक रैपर का विद्रोही स्वभाव, ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। और यही कॉम्बिनेशन उनके फैसलों में साफ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, वो इंजीनियर और विद्रोही वाला रूप एक्शन में आ गया। हाँ, वो 100 डे वाला प्लान। बिल्कुल। शपथ लेते ही उन्होंने 100 दिन और 100 कामों वाला एक बेहद आक्रामक एजेंडा लागू कर दिया। है? मतलब इसे राजनीतिक हलकों में एक तरह का ब्लिट्सक्रिग या ताबड़तोड़ हमला कहा जा रहा है। बाप रे। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने मंत्रालयों की संख्या ही घटा दी, सीधे 17 कर दी। 17? हाँ। और जो फाइलें पहले महीनों तक अलग अलग टेबलों पर घूमती रहती थीं, उनके अप्रूवल की लेयर्स को घटाकर सिर्फ 3 तक सीमित कर दिया। मतलब अगर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो सिस्टम के अनावश्यक लोड बियरिंग पिलर्स को हटा रहे हैं। बिल्कुल, ताकि काम का वजन हल्का हो और स्पीड बढ़े। और सामाजिक स्तर पर भी काफी फैसले हुए हैं ना। मैंने पढ़ा था कि 7 प्रांतों में महिलाओं के लिए मुफ्त ब्लू बस सेवा शुरू की गई है। हाँ, और अस्पतालों के लिए भी, निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों के लिए ये नियम सख्ती से लागू किया गया है कि वे अपने 10% बेड जरूरतमंदों के लिए मुफ्त रखेंगे। अच्छा, और शिक्षा को लेकर भी कुछ कुछ बड़े बदलाव हुए हैं ना। शिक्षा में तो बहुत बड़े संरचनात्मक बदलाव हुए हैं। मतलब 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी गई हैं। अरे वाह। हाँ, उसकी जगह मनोवैज्ञानिक और रचनात्मक मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है। और तो और जिन स्कूलों के नाम विदेशी तर्ज पर थे, जैसे ऑक्सफोर्ड, पेंटागन या कैम्ब्रिज, हाँ, ऐसे नाम बहुत होते हैं, उनको एक तय समय सीमा के भीतर नेपाली नाम अपनाने का एकदम कड़ा आदेश दिया गया है। यहाँ तक तो सब कुछ एक बहुत ही प्रगतिशील और तेज तर्रार सरकार की तरह लगता है। लेकिन यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी विवादित हो जाती है। हाँ, वो यूनियन वाला मुद्दा। बिल्कुल। इसी 100 दिन के एजेंडे के तहत सरकार ने स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सिविल सेवाओं में जो राजनीतिक छात्र संघ और यूनियनें होती हैं, उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सिविल सेवकों और शिक्षकों के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि प्रशासन और शिक्षा में जो अकुशलता या देरी होती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये यूनियनें ही हैं। अच्छा। सरकार का दावा है कि ये यूनियनें हड़ताल करती हैं, काम रोकती हैं और मेरिट के बजाय राजनीतिक वफादारी को बढ़ावा देती हैं। और इसकी भरपाई के लिए उन्होंने कहा है कि वो 90 दिनों के भीतर अराजनीतिक स्टूडेंट काउंसिल बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक खराब काम कर रहे सिस्टम को सुधारने के लिए उसे पूरी तरह से खत्म कर देना सही है? यही तो बहस है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही तीखा कोट है मानव विज्ञानी सुरेश ठकाल का। उन्होंने इस फैसले पर कहा, सिर दर्द के लिए अपना सिर काट लेना सही नहीं है। बहुत सटीक बात कही है उन्होंने। मतलब जब एक सरकार के पास 2/3 का इतना विशाल बहुमत हो, तो संसद में विपक्ष वैसे भी संख्या बल में कमजोर हो जाता है। ऐसे में अगर आप जमीनी स्तर पर काम करने वाली यूनियनों को भी खत्म कर देंगे, तो क्या इससे लोकतांत्रिक आवाजें नहीं दबेंगी? ये चिंता बहुत गहरी है। मतलब नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में इन छात्र यूनियनों ने राजशाही को उखाड़ फेंकने और लोकतंत्र लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल, उनका एक इतिहास रहा है। हाँ, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका साफ कहना है कि यूनियनें सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण को रोकने के लिए एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करती हैं। सही बात है। मतलब अगर कोई शिक्षक या कर्मचारी कल को सरकार की किसी गलत नीति का शिकार होता है, तो वो अपनी आवाज कैसे उठाएगा? बिना यूनियनों के एक आम इंसान राज्य की इस असीमित शक्ति के सामने बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। इसका मतलब है कि दक्षता और अधिकारों के बीच एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा है वहाँ। और जब अधिकारों और शासन की बात आती है, तो जवाबदेही का मुद्दा सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल। इस नई सरकार ने सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया है, उसने सबको चौंका दिया है।
अंतरिम सरकार के दौरान 2025 के हिंसक प्रदर्शनों की जांच के लिए जो कार्की कमीशन बना था, हाँ, वो रिपोर्ट। नई सरकार ने आते ही उस कमीशन की रिपोर्ट को अपना हथियार बना लिया है। और उसी रिपोर्ट के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार? मतलब सीधे जेल? हाँ, उन पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है कि उनके फैसलों की वजह से प्रदर्शनों में 77 लोगों की जान गई। ओह, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ओली, दहल और द्यूबा, उन सबके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पुराने मामलों की फाइलें भी फिर से खोल दी गई हैं। ओली सरकार में जो ऊर्जा मंत्री थे दीपक खड़का, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ सुनने वालों के लिए ये सोचना स्वाभाविक है कि जब कोई नई सरकार आते ही पिछली सरकारों के लगभग सभी बड़े नेताओं को जेल में डालने लगे, तो इसे क्या माना जाए? मतलब ये कैसे सुनिश्चित हो कि ये सच में कानून का राज है, ना कि कोई राजनीतिक विच हंट या पुराने विरोधियों से बदला लेने की साजिश? लिए हमें थोड़ा नेपाल की आंतरिक राजनीति से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति को समझना होगा। वो कैसे? स्रोतों से पता चलता है कि नेपाल इस समय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में है। इसको थोड़ा और सरल करते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में होने का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर असल में क्या असर पड़ता है? देखिए, जब कोई देश इस लिस्ट में जाता है तो इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये मान रहा है कि वहां का वित्तीय सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को रोकने में नाकाम है। अच्छा। इसका सीधा असर ये होता है कि विश्व बैंक, IMF और जो विदेशी निवेशक हैं वो उस देश से किनारा करने लगते हैं। आयात निर्यात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट मिलना तक मुश्किल हो जाता है। और नेपाल की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही संघर्ष कर रही है। बिल्कुल, वो इस अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए विश्लेषकों का मानना है कि बालेन शाह के इन कड़े कदमों के पीछे सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ये दिखाना भी है कि नेपाल अब वित्तीय अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा है। लेकिन त्वरित न्याय देने की इस जल्दबाजी में क्या लोकतांत्रिक ड्यू प्रोसेस यानी जो एक उचित कानूनी प्रक्रिया होती है उसका पालन हो रहा है? यहीं पर नेपाल की न्यायपालिका एक बहुत ही अहम संतुलनकारी भूमिका निभा रही है। नेपाल की कानूनी बिरादरी ने इन गिरफ्तारियों के तरीके पर बहुत गहरी चिंताएं जताई हैं। मतलब अदालतें सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिला रही? बिल्कुल नहीं, अदालतें सरकार के दबाव में नहीं आ रही हैं। उदाहरण के लिए जब ओली को गिरफ्तार किया गया तो अदालत ने सरकार की मंशा के विपरीत उन्हें स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल भेजने का आदेश दिया। अच्छा। और पुलिस रिमांड को लेकर भी अदालत बहुत सख्ती से सबूतों की जांच कर रही है। एक मामले में तो जो कांग्रेस नेता दीपक खड़का हैं, उनको पुख्ता सबूतों के अभाव में अदालत ने रिहा भी कर दिया। तो मतलब ये दिखाता है कि सरकार भले ही अपने पूरी ताकत लगा रही हो, लेकिन सिस्टम के भीतर अभी भी कुछ ऐसे चेक एंड बैलेंस मौजूद हैं जो किसी भी तरह की तानाशाही को रोक रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब सत्ता के गलियारों में इतने बड़े और आक्रामक फैसले लिए जाते हैं तो उसका असली असर जमीन पर सबसे कमजोर तबके पर पड़ता है। हाँ, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जिन्होंने सीमावर्ती इलाकों में हाहाकार मचा दिया है। भारत नेपाल सीमा पर 100 नेपाली रुपए, जो कि मतलब बहुत ही मामूली रकम है, हाँ, बहुत कम है, उससे अधिक के किसी भी सामान पर कस्टम ड्यूटी का नियम एकदम सख्ती से लागू कर दिया गया है और ये ड्यूटी 80% तक हो सकती है। बाप रे। अब देखिए, ये नियम कागज पर तो बहुत तार्किक लगता है ना, कि टैक्स चोरी रोकनी है और जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है उसको औपचारिक यानी फॉर्मल बनाना है। हाँ, कागज पर ठीक है, लेकिन बीरगंज, भैरवा और सुनौली जैसे जो सीमावर्ती कस्बे हैं, वहां इसका भयंकर विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग और व्यापारी से एक अघोषित नाकाबंदी कह रहे हैं। अगर हम इस अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को समझें तो पीढ़ियों से भारत नेपाल की जो ये खुली सीमा है, ये सिर्फ एक राजनीतिक रेखा नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीवंत इकोसिस्टम है। लोग रोजमर्रा का सामान, दूध, सब्जियां, दवाइयां और खेती का सामान बिना किसी रोक टोक के लाते रहे हैं। अचानक एक दिन इस इकोसिस्टम पर 80% का टैक्स लगा देना, मतलब ये तो वैसा ही है जैसे किसी शहर के ट्रैफिक नियमों को सुधारने के लिए आप सभी सड़कों को अचानक हमेशा के लिए बंद कर दें। बहुत सही एनालॉजी है ये। पूर्व तैयारी के से लागू करने से रोजी रोटी का एक बहुत गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है।
और आपको बताऊं, ये कठोरता सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। अच्छा। राजधानी काठमांडू में भी इसका असर दिख रहा है। बागमती और थापाथली नदियों के किनारे दशकों से जो झुग्गियां बसी हुई थी, उनको हटाने के लिए सरकार ने सीधे बुलडोजर चला दिए हैं। बिना किसी नोटिस के? सरकार का तर्क है कि बाढ़ से सुरक्षा और शहर के सीवेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये जगह खाली कराना तकनीकी रूप से बहुत जरूरी है। हाँ, ये फिर से उसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर वाले दिमाग का उदाहरण लगता है, जो शहर के मास्टर प्लान को तो एकदम परफेक्ट बनाना चाहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो इंसान बेघर हो रहे हैं, उनके पुनर्वास की योजना जमीन पर उतनी तेजी से लागू नहीं हो रही है। मानवाधिकार समूह का साफ कहना है कि आप विकास के नाम पर गरीबों को इस तरह रातों रात बेघर नहीं कर सकते। ये सभी घटनाक्रम हमें इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाते हैं। सरकार बने अभी महज 1 महीना ही हुआ है, लेकिन क्या इस युवा प्रचंड बहुमत वाली और सोशल मीडिया पर इतनी लोकप्रिय सरकार का हनीमून पीरियड इतनी जल्दी खत्म हो रहा है? आंकड़े और राजनीति के गलियारों की जो हलचल है, वो तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। मतलब सोचिए, सिर्फ 1 महीने के भीतर बालेन शाह की कैबिनेट से 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। 1 महीने में 2 मंत्री? हाँ, श्रम मंत्री दीपक कुमार साहा विवादों में घिर गए क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में अपनी ही पत्नी को एक उच्च पद दिलाने की कोशिश की। अरे! और गृह मंत्री सूडान गुरुंग, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के एक बहुत बड़े आरोपी दीपक भट्टाचार्य के साथ अपने कथित करीबी संबंधों के कारण पद छोड़ना पड़ा। ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब जो सरकार भ्रष्टाचार मिटाने और पारदर्शिता लाने के नाम पर सत्ता में आई हो, जिसने पुरानी पार्टियों को इसी मुद्दे पर उखाड़ फेंका हो, उसके अपने ही मंत्री पहले 30 दिनों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोपों में गिर जाए। हाँ, ये बहुत बड़ा झटका है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिस्टम को साफ करना ही मकसद था, तो बैकग्राउंड की इतनी गंभीर जांच किए बिना इन मंत्रियों को इतने अहम विभागों में नियुक्त ही क्यों किया गया? देखिए, इसे राजनीति विज्ञान की भाषा में लर्निंग बाय डूइंग, यानी काम करते करते सीखने की अप्रोच कहा जाता है। लेकिन एक देश चलाना कोई स्टार्टअप का बीटा टेस्टिंग नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। सड़क पर एक जन आंदोलन का नेतृत्व करना और एक इतनी जटिल स्तरित ब्यूरोक्रेसी को चलाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि विवाद सामने आते ही मंत्रियों का तुरंत इस्तीफा ले लेना, ये एक तरह से सुशासन का संकेत भी है। हाँ, ये तो है। क्योंकि पुरानी सरकारें शायद इन विवादों को महीनों तक खींचती या दबाने की पूरी कोशिश करती। ये बात सच है। लेकिन इस सब के बीच एक और बहुत अजीब चीज हो रही है। बालेन शाह, जो अपनी बेबाक आवाज के लिए जाने जाते थे, जिनकी ताकत ही जनता से सीधा संवाद और सोशल मीडिया था, हाँ। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद से मीडिया से पूरी तरह दूर है। मतलब उन्होंने सत्ता में आने के बाद से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बिल्कुल। आम जनता या पत्रकारों का प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संसद का सत्र अचानक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये जो संसद सत्र को अचानक स्थगित करने की बात है ना, इसको लेकर जो अटकलें हैं वे बहुत गंभीर हैं। क्या चल रहा है अंदर? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बालेन शाह अपने 100 दिन के ब्लिट्जक्रेग लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। और चूंकि संसद में लंबी बहस होती है, प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसलिए शायद सरकार कानूनी रास्ते के बजाय अध्यादेशों यानी ऑर्डिनेंस के जरिए राज करने की तैयारी कर रही है। अध्यादेशों के जरिए? हाँ। और अगर ये सच है तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को दरकिनार करके सत्ता को सीधे अपने हाथ में लेने जैसा होगा, जो नेपाल के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि नेपाल इस समय एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक प्रयोग से गुजर रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ किसी पड़ोसी देश की कोई आम खबर नहीं है। ये इस बात की एक जीती जागती केस स्टडी है कि आधुनिक लोकतंत्र में क्या होता है जब एक पूरी तरह से नई पीढ़ी बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक अनुभव के सीधे सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाती है। एकदम सही। हमने देखा कि कैसे उन्होंने आते ही प्रशासनिक सुधारों की झड़ी रह दी, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के दावे किए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम भी उठाए। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब जब अनुभव की कमी होती है तो नीतियां जमीन पर उतरते ही मानवीय संकट पैदा कर देती हैं, चाहे वो सीमा पर हो या नदियों के किनारे। और एक ही महीने में कैबिनेट में जो ये उथल पुथल मची है,
वो साफ दिखाती हैं कि पुरानी राजनीतिक मशीनरी को रातों रात बदलना इतना भी आसान नहीं है। आज की चर्चा खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। एक ऐसा पहलू जो शायद इन सरकारी दस्तावेजों और रोजमर्रा की खबरों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वो क्या कि जब कोई नेतृत्व युवाओं के गुस्से और सड़क प्रदर्शनों की बदौलत सत्ता में आता है, मेरा मतलब है जब वो व्यवस्था से लड़कर खुद व्यवस्था बन जाता है। तो क्या होगा अगर उनकी ये 100 दिन के वादे और आक्रामक नीतियां जमीन पर बुरी तरह विफल रहीं? ये बहुत डरावना विचार है। जिस जेनजेड युवा ने अपनी जान जोखिम में डालकर पुरानी सरकारों को उखाड़ फेंका और बालेन शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, क्या वही पीढ़ी कल उनके खिलाफ सबसे बड़ा विपक्ष बनकर उन्हीं सड़कों पर नहीं उतर जाएगी? बदलाव की जो मशीन उन्होंने रातों रात चालू की थी, क्या वो एक दिन खुद उन्हें ही चुनौती देने लगेगी? सोचने वाली बात है। इसी अहम सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।